ऑक्सीजन या लेवल ऑफ ऑक्सीजन इज बिलो द नॉर्मल रेंज इन द ब्लड इज कॉल्ड हाइपोक्सीमिया। हाइपो मीन कम, ऑक्स मतलब ऑक्सीजन, मिया मतलब ब्लड, सो दैट इज ऑक्सीजन ब्लड के अंदर कम हो रहा है। सो विल आल्सो स्टिमुलेट वेंटिलेशन। जब ऑक्सीजन, आप लोग जब भागते हो ना, दौड़ लगाते हो, सही, दौड़ के बाद क्या होता है, आपकी सांस फूल जाती है ना, लाइक दिस। सो जब आपकी सांस फूलती है, सो दैट इज आप वेंटिलेशन अंदर हो जाते हो। तो क्यों होती है? क्योंकि ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है। इनहेलेशन ऑफ एयर इज इनिशिएटेड व्हेन द डायाफ्राम कंट्रैक्ट्स। डायाफ्राम क्या है? रिस्पायरेटरी मसल है। दूसरा बताऊं, डायाफ्राम वो ऑर्गन है या वो स्ट्रक्चर है जो हमारे थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करती है। सही है बेटा? सो पुलिंग इट टुवर्ड्स, यस, पुलिंग इट टुवर्ड्स एंड थस इंक्रीज द साइज ऑफ द इंटरथोरेसिक स्पेस। ये रिस्पायरेशन की बात हो रही, जो आपका चेस्ट राइज एंड फॉल होते हैं ना, वो किस तरह होता है उसकी बात की। द स्पेस इज आल्सो इंक्रीज बाय कंट्रक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल व्हिच एलिवेट एंड सेपरेट द रिब्स एंड मूव द स्टर्नम फॉरवर्ड। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द स्पेस इनसाइड द thorax is to decrease the intrathoracic pressure so that air will be drawn in from the atmosphere। सिंपल बात की है कि हमारे जो रिस्पायरेटरी मसल है ना, ये जो रिब्स के दरमियान मसल है ना, चजोपमियस के चिकमदा मसल्स दी तो वही इंटरकोस्टल मसल्स। ओके, सो इंटरकोस्टल मसल्स के प्रेशर से और डायाफ्राम के कंट्रक्शन से क्या होता है, हम रिस्पायरेशन कर रहे होते हैं, सही, और हम हवा से ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन द लंग टिश्यू एंड सिग्नल बैक टू द ब्रेन, सेंड सिग्नल बैक टू द ब्रेन to cause sensation of inhalation, preventing or distension of the lung। ये कुछ फिजियोलॉजी की बात हो रही है। हमारे लंग में कुछ रिसेप्टर और सिग्नल होते हैं ना, जो कि ब्रेन के मेडुला और पोन्स को सिग्नलिंग कर देते हैं कि आपने अभी ऑक्सीजन लेनी है। एक्सहेलेशन अकर व्हेन द रिस्पायरेटरी मसल रिलैक्स, सही, क्योंकि हम देते हैं ना, तो जब ये हाँ वाला है ना, यहाँ से आपके मसल रिलैक्स होते हैं। Thus, reducing the size of the interthoracic space, increasing the interthoracic pressure, and forcing air to exert the lung under normal condition. Exhalation is a passive process. यहाँ पर MCQs में भी आ सकता है कि exhalation is a passive process. When the movement of air is impeded, additional muscle may be used to increase the voluntary ability। या इसे एक्सेसरी मसल्स भी हम कहते हैं। ये एब्डोमिनल मसल लगना शुरू हो जाते हैं जब सांस का प्रॉब्लम होता है ना, तो सांस तो लेनी, तो आपने देखा होगा एब्डोमिन भी ऊपर नीचे हो रहा होता है ताकि जोर लगे और हम ऑक्सीजन अच्छी तरह से ले सकें। दीज एक्सेसरी मसल्स ऑफ वेंटिलेशन इंक्लूड द स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल एंड द एब्डोमिनल मसल, अभी मैंने बात की ना, इन द इंटरकोस्टल मसल। देखो, ये जो मैं बार बार आपको मसल्स की बात कर रहा था ना, ये जो रेड वाली नज़र आ रही है, ये मसल है ना, तो ये प्रेशर कर पड़ती हैं, तो इसकी वजह से लंग्स में ना हम वेंटिलेशन कर रहे होते हैं, यानी यहाँ से हवा से ऑक्सीजन लेके हम फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकियल और देन लंग्स ना, तो ये मसल्स की बात हो रही थी। सही, ये आप पढ़ लेना लाजमी है। सही, एक्सहेलेशन इज नॉर्मली अकम्प्लिश्ड बाय अ पैसिव इलास्टिक रिकॉइल। अच्छा, गैसेस एक्सचेंज की बात मैंने की थी। देखो मेरी बात सुनो, सिंपल बात है बेटा, हवा से ऑक्सीजन लेनी है, और हवा से जब हम ऑक्सीजन लेंगे वो किस रास्ते से लेंगे, यानी हवा किस रास्ते से, इनहेलेशन होगी, सिंपल, नोज़ या माउथ से, और वो फिर फेनिक्स में जाएगी, फिर लैरिंक्स में जाएगी, फिर ट्रैकिया में जाएगी, फिर ब्रोंकाई में जाएगी, और फिर लंग्स में अल्वेला में जाएगी, और अल्वेलर स्पेस में फिर कैपिलरीज का बेड होता है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन ट्रांसफ़र हो जाता है ब्लड कैपिलरीज में, और जो दिल से खून की नालियों के ज़रिए ब्लड आता है लंग्स के अल्वेलाए में ना, वहाँ कैपिलरी में, तो वहाँ से जो वो CO2 है वो इधर दे देता है और O2 अपने पास रख लेगा, और फिर CO2 को हम हवा के ज़रिए उसी रास्ते से बाहर निकाल देंगे, यानी लंग्स से ब्रोंकाई, देन ट्रेकिया, देन लैरिंग्स, देन फेरिंग्स, देन नोज और माउथ के हम हवा बाहर निकाल लेते हैं। सो यही बात थी। सही, एंड द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द alveolar space into the pulmonary capillary blood is referred as oxygen uptake। वही बार बार हम बात कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड, 3 फैक्टर इन्फ्लुएंस द कैपेसिटी ऑफ द ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन, द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन द प्लाज्मा, द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड द टेंडेंसी ऑफ द हीमोग्लोबिन टू बाइंड विद ऑक्सीजन। ये थोड़ा सा यहाँ पे बात हो रही है फिजियोलॉजी की भी और बायोकेमिस्ट्री की भी, कि हम क्या कर रहे होते हैं। अमाउंट ऑफ dissolve oxygen in the plasma, the amount of hemoglobin and the tendency of hemoglobin to bind with oxygen, ये वो फैक्टर हैं जो कि
ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये 3 फैक्टर है, ऑक्सीजन इन द प्लाज्मा, प्लाज्मा में ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन इन द प्लाज्मा, उसके बाद Hb का लेवल दैट इज हीमोग्लोबिन, और उसके बाद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बेंड होने में। The oxygen carrying capacity of the blood is greatly enhanced by the presence of hemoglobin in the erythrocyte. Hb जो कि एरिथ्रोसाइट में होते हैं, यहाँ पर इस पे डिपेंड करता है ऑक्सीजन का ऑक्सीजनेशन। Oxygen dissolved in plasma is expressed at the partial pressure of oxygen. The normal partial pressure of oxygen in arterial blood is about 80 to 100 mHg. It represents 1% to 5% of the total oxygen content of the blood. The amount of oxygen bound to hemoglobin is expressed as the percentage of hemoglobin that is saturated with oxygen, with 100% being fully saturated. Normal saturation of arterial blood is 95% से above मैंने बात की थी ना, so 96 to 98 or 100, okay? And then normal partial pressure of oxygen is 82, ये आपने थोड़ा सा पढ़ना है। ऑक्सीजन सेचुरेशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉर्मल क्या होता है 80 to 100, और इसी तरह जो आर्टरीज में आर्टीरियल ब्लड का जो नॉर्मल सेचुरेशन है वो 96 to 98 है। ओवरऑल ऑक्सीजन की सेचुरेशन कितनी होनी चाहिए? 95 अबव होने चाहिए। सेलुलर रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन का मतलब सेल में रिस्पायरेशन। सेल में रिस्पायरेशन किससे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। किससे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। तो ऑक्सीजन सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया उससे एनर्जी बना लेता है और एनर्जी रिलीज हो जाती है इसके नतीजे में। सो गैस एक्सचेंज एट द सेलुलर लेवल टेक्स प्लेस वाया डिफ्यूजन इन रिस्पॉन्स टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। ऑक्सीजन डिफ्यूज from the blood to the tissues while carbon dioxide moves from the tissues to the blood. Blood is then reoxygenated by the heart. मैंने जो आपको बात की थी, देखो बेटा, हवा जो नोज और माउथ के जरिए हम लेंगे और हम बाहर भी एक्सपेल करेंगे ना, लंग्स से जब पहुंच जाएगी। दिल और लंग्स 3 एरिया है। लंग्स से दिल से खून जाता है लंग्स की तरफ। लंग्स में क्या होता है? हवा से ऑक्सीजन नोज माउथ फेरिंग्स लैरिंक्स ट्रेकिया ब्रोंकाई एंड देन लंग्स अल्वेलाई में आ जाता है। यहाँ पे CO2 इस कैपिलरी में चला जाता है और O2 ले लेता है, और जो CO2 अल्वेलाई में चला जाता है और अल्वेलाई से जो ऑक्सीजन है यानी वो ब्लड कैपिलरी में आ जाता है। तो पल्मोनरी वेन के जरिए फिर लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा वो एक्सहेल हो जाता है हवा में दोबारा। सही है? तो सेलुलर रिस्पायरेशन। सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो वंस ऑक्सीजन इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन, द ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड टू द सेल ऑफ द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन। और वो सर्कुलेशन क्या कहलाती है? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, या फिर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होती है? एओर्टा से ब्लड का ब्लड का एओर्टा में चले जाना और फिर पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई जाना है, सिस्टमेटिक ब्लड सर्कुलेशन। सही। सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इज फंक्शन ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल। जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात कर रहे थे, दिल और दिल के खून के नालियों के जरिए सर से लेकर पाँव तक, मैंने पहले दिन ही क्लास में आपको बताया था कि सर से लेकर पाँव तक हर जगह ब्लड पहुँचता है, नर्व पहुँचती है, नर्व होती है, ब्लड होती है और लिम्फ होती है। देखो बेटा, जो बार बार मैं आपको कह रहा, ये हवा है ना, ये आपका दिल है, ये लंग्स हैं। सही। दिल के कितने खाने? यस, 4 खाने। एट्रियम, और ये भी एट्रियम, ये भी वेंट्रिकल और ये भी वेंट्रिकल। ये राइट एट्रियम है, क्या है ये? और राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है? सुपीरियर वेना केवा से और इंफीरियर वेना केवा से। कहाँ से आता है? सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। इन दोनों के जरिए ब्लड आ जाता है आपके राइट एट्रियम में। यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व खुलता है तो ब्लड कहाँ आ जाता है? राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल में पल्मोनरी आर्टरी के जरिए कहाँ ब्लड चला जाता है? यस, कहाँ पर चला जाता है? देखो, ये 2 एट्रियम है और ये 2 वेंट्रिकल है। सही। 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। पूरी बॉडी से ब्लड आएगा सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के जरिए। कहाँ पर आएगा ब्लड? कहाँ पर ब्लड आएगा? यस, कहाँ पर आएगा? राइट एट्रियम में। और फिर राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वाल्व जब खुलेगा, राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, वो फिर दोनों लंग्स की तरफ जाती है, डिवाइड हो जाती है। राइट पल्मोनरी आर्टरी राइट लंग की तरफ जाती है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट की तरफ जाती है। और फिर 2 पल्मोनरी वेन्स आती है लेफ्ट एट्रियम में, 2 पल्मोनरी आर्टरी आती है लेफ्ट एट्रियम में,
और 2 पल्मोनरी वेन्स आती है, पल्मोनरी वेन्स आती है। देखो दिल की तरफ जो ब्लड की नाली आती है दैट इज वेन, दिल की तरफ